चलिएगा, अब देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। संविधान के बारे में बात कर लिए थे और एक चीज़ आपका जो है कंफ्यूजन में था, वो था आपका नेपाल का संविधान, यही था ना। और नेपाल का संविधान को क्या कहा जाता है बताइए? नवीनतम संविधान। यानी कि नवीनतम संविधान किसका है? नेपाल का है। तो नेपाल का जो संविधान है उस संविधान का नाम है संविधान 2072। क्या नाम है? संविधान 2072। यानी कि इसका नाम है संविधान 2072, ठीक है। नेपाल के संविधान का नाम क्या है? संविधान 2072। और बताइए ये लागू कब, निर्माण कब हुआ था? 2015 में। 12 नहीं 15 है, 2015 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। ब्रैकेट में जो होगा संविधान 2072, उसका नाम है, ये क्या है? नाम है, ठीक है, 2072 आपका। अब देखिए, अब इसके आगे हमको बात करना है और ये होगा हमारा संवैधानिक इतिहास। क्या होगा? संवैधानिक इतिहास। अब देखना है थोड़ा सा इतिहास के बारे में। इतिहास जानते हैं आप? इतिहास किसे कहा जाता है? जो प्राचीन घटनाएं होती है, जिनका प्रमाण होता है, उसी को तो इतिहास कहा जाता है। बाकी तो हर चीज़ को तो इतिहास कहा नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना। जो प्रमाणिक रूप से जो है आपके पाई गई चीज़ें हैं, वही सभी इतिहास कहलाती हैं। तो यहाँ पे संवैधानिक इतिहास के बारे में जानना है कि संवैधानिक इतिहास का मतलब क्या होता है। तो सबसे एक बात पूछी जाती है हमसे, और वो बात ये है कि भारत का संविधान, देखिएगा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, देखिए पहला नंबर कठोर, दूसरा लचीला, तीसरा कठोर और लचीला, या ये भी कह सकते हैं 1 व 2, और डी है केवल 1, केवल 1। कौन सही होगा बताइए? तीसरा होगा सही। तीसरा इसलिए सही होगा कि क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और कैसा है? लचीला भी है, ठीक है। कठोर है और क्या है? लचीला है। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों है। क्यों है? क्योंकि जो है अनुच्छेद 368 नाम आएगा एक अनुच्छेद का, जिसका नाम है अनुच्छेद 368। इस अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है। किसके द्वारा? विशेष बहुमत। अब ये क्या होता है? जब आपको राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे इसके बारे में जानेंगे कि विशेष बहुमत क्या होता है। यानी कि जब भी संविधान में क्या करना होता है? संशोधन करना होता है। संशोधन मतलब समझ रहे हैं? हाँ, संशोधन का मतलब क्या होता है? सुधार होता है। संशोधन माने क्या होता है? सुधार। यानी कि जब भी उसमें कोई चीज़ नई चीज़ें लाना होता है, जैसे उत्तर प्रदेश को काट कर जो है 2 भागों में बांटा गया, एक उत्तराखंड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड क्या हुआ है? अलग हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, तो इसके लिए संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है। संविधान में संशोधन होगा तभी जो है उत्तराखंड जो है यूपी से क्या हुआ? अलग हुआ। यानी कि एक शब्द भी अगर जोड़ना होगा संविधान में ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? संशोधन। और ये संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 368 के तहत होता है। यह तो विशेष बहुमत द्वारा होगा। किसके द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा होगा। जबकि कुछ प्रावधान जो होते हैं संसद के सामान्य बहुमत से भी संबंधित होते हैं। संसद, आप जानते हैं संसद जो है, संसद के कितने अंग होते हैं जी? संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 2। अगर पूछा जाए कि अंग पूछा जाए, एक अंग पूछता है और एक भाग पूछता है। एक अंग पूछता है और एक पूछता है भाग। संसद के कितने अंग हैं आपके? और संसद के कितने भाग हैं? अच्छा, संसद के कितने अंग हैं? 3। कंफर्म है? और इसके भाग कितने हैं? 2। अच्छा, कौन कौन से भाग होगा बताइए? लोकसभा, राज्यसभा, यही होते हैं ना। एक लोकसभा होता है और एक क्या होता है? राज्यसभा होता है। उसके बाद से अगर यदि इसके अंग पूछे तो यानी कि संसद के अंग होंगे, कितने होंगे आपके? 3। कौन कौन?
लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा और राष्ट्रपति होगा। यही होते हैं ना तीन इसके सदस्य होते हैं और 2 इसके क्या होते हैं भाग। संसद के 2 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। संसद के कितने भाग होते हैं 2, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। और अंग पूछे तो राष्ट्रपति भी उसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो ये भाग हमको ध्यान रखना है। तो कुछ प्रावधान ऐसे भी होते हैं जो संसद के बहुमत द्वारा जो है, संसद द्वारा भी क्या होते हैं, संशोधन संविधान में किया जाता है। ठीक है ना, मैंने कोई भी चीज़ अगर नहीं जोड़ना है ना आपको संविधान में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। या तो विशेष बहुमत के द्वारा होगा या फिर किसके द्वारा होगा, संसद के द्वारा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन हेतु विशेष बहुमत आवश्यक है, जबकि कुछ प्रावधान जो है संसद के सामान्य बहुमत से संबंधित होते हैं। यानी कि संसद में जितने लोग बैठते हैं ना, 245 545 करके जो है, तो जो संसद में जितने सदस्य बैठते हैं उनके बहुमत से भी संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है। तो संसद के द्वारा होगा या विशेष बहुमत के भी द्वारा होता है। भारत का संविधान जो है आपका, एक और शब्द आएगा, भारत का संविधान क्या निर्मित है या विकसित है, या निर्मित और विकसित दोनों है। तो दोनों है, निर्मित भी है और विकसित भी है, क्योंकि हम लिखवाए थे लिखित या निर्मित, यही लिखवाए थे। तो इसका मतलब है कि भारत का संविधान लिखित, निर्मित और क्या है, विकसित भी है। ठीक है, दोनों है। चलिए, तो नोट करके इससे पहले जो है संविधान के इतिहास से पहले नोट डाल के एक लिखिएगा। नोट में लिखिए, इससे पहले एक नोट में लिख लीजिए आप। नोट में लिखिएगा, भारतीय संविधान कठोर व लचीला दोनों है। भारतीय संविधान क्या, उसमें अभी नहीं लिखना है। भारतीय संविधान कठोर व लचीला, कठोर व लचीला दोनों है। कठोर व लचीला दोनों हैं, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन हेतु, चलिए 368 के तहत संविधान संशोधन हेतु, लिखिए संविधान संशोधन हेतु, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत आवश्यक है। विशेष बहुमत आवश्यक है। विशेष बहुमत आवश्यक है, हो गया, आवश्यक है। जबकि कुछ प्रावधान संसद के, जबकि कुछ प्रावधान संसद के संसद के सामान्य बहुमत से संशोधित होते हैं। सामान्य बहुमत से संशोधित होते हैं, संशोधित होते हैं, होते हैं। भारत का संविधान, भारत का संविधान निर्मित व विकसित
दोनों हैं क्योंकि निर्मित व विकसित दोनों हैं क्योंकि संविधान सभा द्वारा क्योंकि संविधान सभा द्वारा क्योंकि संविधान सभा द्वारा क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान का औपचारिक क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान का औपचारिक निर्माण किया गया था जबकि लगभग 71 वर्षों में 104 संशोधन के द्वारा 104 संशोधन के द्वारा किया गया था। जबकि लगभग 71 वर्षों में 104 संशोधन, ठीक है। 71 वर्ष में कितने संशोधन हो चुके हैं आपके? 104, ठीक है। 104 संशोधनों के द्वारा कई नए प्रावधान जोड़े गए। लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कई नए प्रावधान जोड़े गए। कई नए प्रावधान जोड़े गए, ठीक है। औपचारिक का मतलब समझ रहा है ना? औपचारिक निर्माण। जब संविधान सभा बन रही थी ना, तो उस टाइम पे कई लोगों ने जो है अपना क्या दिया था, अपना विचार रखा था। आगे हम बात करेंगे। कई लोगों ने कहा जो है संविधान की मांग की, और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है इस संविधान का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत, ठीक है। तो औपचारिक निर्माण किया गया था। जबकि लगभग 71 वर्षों में 104 संशोधन के द्वारा जो है कई नए प्रावधान क्या हो गए, जोड़े गए थे आपके। देखिए इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आपका क्या है, तो महत्वपूर्ण चीज़ है ये 368 के तहत क्या होता है, संविधान में संशोधन होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये साउथ अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से जो है ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो कभी कभी भी पूछ लेता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। बात करेंगे कौन सा जो है क्या जो है भारत में आपका लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है आपका? आपातकालीन कहाँ से लिया गया है? जब राष्ट्रपति आपातकालीन लगता है ना, राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो आपातकाल, ये कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ें समझ में आई? इतना कोनो दिक्कत है इसमें? ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है, तो ये वाला पॉइंट एक। और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे निर्मित और विकसित, और उसके बाद से औपचारिक, ठीक है। और कितना संशोधन हुआ था? 104, लगभग 71 वर्षों में देखा जाए तो 104 संशोधन के द्वारा कई नए प्रावधान क्या हो गए थे, इसमें जोड़े गए थे आपके, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ। अब एक होता है संविधानवाद। एक शब्द आएगा आपका संविधानवाद आएगा, ठीक है। अभी नहीं इसके बारे में, ठीक है। देखिए संविधानवाद, हाँ इसको लिख लो फिर समझाते हैं तुम लोग को। संविधानवाद लिखिए, संविधानवाद लिखिएगा। संविधानवाद क्या कहता है? सीमित सरकार हो,
सीमित सरकार हो, ठीक है, तानाशाही निरंकुशता नहीं हो, तानाशाही निरंकुशता तानाशाही निरंकुशता न हो, नहीं हो, ठीक है, संविधान के अनुसार कार्य करे, संविधान के अनुसार कार्य करे, संविधान के अनुसार कार्य करे। यही होता है कि आपका संविधानवाद। सीमित सरकार हो, ठीक है, तानाशाही निरंकुशता, तानाशाही हिटलर का नाम सुना है ना, बहुत खतरनाक था हिटलर, ठीक है, तो उसके जैसा ना हो, तानाशाही यहाँ पे ना हो, निरंकुशता नहीं हो, संविधान के अनुसार कार्य करे। जहाँ संविधान के विपरीत गया फिर जो है क्या होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी ना। संविधान के जहाँ विपरीत जाते हैं तो इसके ऊपर क्या होती है, कार्रवाई होती है। तो इसको बोलते हैं संविधानवाद, यानी कि लोगों की इच्छाओं के अनुसार क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। तो लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। अब होगा आपका ये संवैधानिक इतिहास, हेडिंग के रूप में संवैधानिक इतिहास। हाँ, संवैधानिक इतिहास हेडिंग है। संवैधानिक इतिहास, निरंकुशता समझ रहे हैं किसको कहा जाता है? मनमानी, मनमानी करेगा सभी, मनमानी बदमाशी, समझ रहे हो? हाँ, तानाशाही तो सभी लोग जानते हैं भाई साहब, एकदम गुंडागर्दी, समझ रहे हैं ना। हाँ, वैसी यहाँ पे व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। संविधानवाद का मतलब यही होता है, संविधान के अनुसार ही क्या करेगा, कार्य करेगा। किसी की तानाशाही यहाँ पे नहीं चलेगी, किसी की निरंकुशता यहाँ पे नहीं चलेगी। मनमानी, मन चाहा तो किसी को मार दिया, समझ रहे हो ना। तो ऐसी चीज़ें करना क्या होगा, गलत होगा। गलत होगा तो इसका मतलब है अपने संविधान का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो बनाया गया है, ये धारा सब बनाई गई है उसके लिए, सज़ा के लिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए संवैधानिक इतिहास क्या होता है। अरे संविधानवाद का मतलब यही होता है। संविधानवाद वाद का मतलब सीधा ये मना करता है, तानाशाही या निरंकुशता नहीं होना चाहिए, संविधान के अनुसार ही कार्य होना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। संविधान तो लोगों के कल्याण के लिए ही बनाया गया ना। बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, अब बोल रहे हैं हम, ठीक है। खाना खाने की स्वतंत्रता नहीं थी, भाई जो देंगे वही खाना है हमको, चाहे सूखी रोटी हो उसके साथ कुछ हो चाहे ना हो, ऐसे ही खाइए। हाँ, गुलामी में यही होता है ना। लेकिन अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार जो मन करता है वो खाते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, चलिए। लेकिन जो मन करता है वही नहीं खा जाएंगे, सरकार की नज़र में आएंगे तो हो सकता है ज़्यादा झेलना पड़े। जैसे कि जंगल में जो पशु पक्षियाँ होती हैं, बहुत लोग होते हैं ना, मार देंगे या मार कर ले जाके एकदम से पार्टी मनाएंगे। हाँ, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो जान गए ना तो तुरंत आपकी पार्टी मनाने लगेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ का क्या है, हर चीज़ का जो है उल्लेख है आपके संविधान में, ठीक है। हर एक चीज़ का, कोई चीज़ छूटा नहीं है। अगर छूटा भी है तो उसको अलग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अलग से जोड़ने का जब प्रयास करेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में कोई भी नई चीज़ आपको जोड़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संशोधन। एक शब्द भी जोड़ना है ना उसमें, एक शब्द जो कहलाता है, तभी भी आपको संशोधन करना ही पड़ेगा वहाँ पे। बिना संशोधन के कोई भी चीज़ आप उसमें जोड़
नहीं सकते हैं। अभी जो है संशोधन हुआ है, जनरल था, ओबीसी होता है, जनरल होता है, और एससी होता है, एसटी होता है ना, एक ईडब्ल्यूएस होता है अलग से मिला है। जो ब्राह्मण होते हैं ना, जो क्षत्रिय होते हैं, जो जनरल में आते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, तो इनको जो है अलग से छूट दी गई है 10%। नरेंद्र मोदी ने दिया था इनको छूट। 104वां संशोधन था शायद वो, 104वां, ठीक है। उस संशोधन के द्वारा 10% आरक्षण उनको अलग से दिया गया है। मेरिट जनरल का हमेशा हाई जाता है, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा क्या कर दिया है, जनरल से थोड़ा सा उसका मेरिट लो कर दिया है। हालांकि पहले नंबर पे जो होता है आपका एससी का होता है, एसटी, हाँ एससी का होता है, मतलब छूट, जैसे नौकरी, सरकारी नौकरी में छूट मिलता है उसको, शेड्यूल कास्ट होता है, ठीक है। चलिए इस पर छोड़िए, ये वाला संविधानवाद हो गया ना। हाँ, संवैधानिक इतिहास के बारे में बात करना है। तो इस संवैधानिक इतिहास क्या कहता है आपका, तो आपका जानते हैं, आप सभी को पता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था जी? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान क्या हो गया था? हाँ, पूर्ण रूप से आपका लागू हो गया था। तो संवैधानिक इसका इतिहास क्या होगा? इससे पूर्व जो भी विधियां होगी, अरे इसके पूर्व जो भी आपके कानून बनाए गए होंगे, वो भी तो संवैधानिक इतिहास कहलाएगा ना। इतिहास का मतलब होता है अतीत, मतलब जो बीता हुआ है, ठीक है ना, जो प्राचीन समय में बीत चुका है। यानी कि संविधान के लागू होने से पहले, संविधान के लागू होने से पहले इस देश को जिस तरीके से भी चलाया जाता था, वही उसका क्या कहलाता है? संवैधानिक इतिहास कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो कुछ भी भारत में व्यवस्था प्रचलन में थी, जिसके तहत इस देश को क्या किया गया था, चलाया गया था, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? संवैधानिक इतिहास कहते हैं। मतलब आज के डेट में देखा जाए तो संविधान के अकॉर्डिंग अलग अलग रूल्स दिए गए हैं आपके, उसमें बने गए हैं। लेकिन इससे पहले इस देश, तब इसके पहले भी तो देश चल रहा था ना आपका, इसके पहले भी था, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो आज वर्तमान समय में है। तो इसके पहले जब संविधान लागू हुआ था, तो ठीक उसके पहले हमारे भारत देश को चलाने के लिए जो भी व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को नाम क्या देते हैं हम लोग? संवैधानिक इतिहास देते हैं। यही क्या कहलाता है आपका? संवैधानिक इतिहास कहलाता है। और इसी संवैधानिक इतिहास में देखना है हमको, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था यहाँ पे भारत में व्यापार करने के लिए, व्यापार की अनुमति भी मांगा था। एक आया व्यापार का अनुमति मांगने के लिए, उसको मना कर दिया। फिर दूसरा आया, उसने व्यापार की अनुमति मांगी और उसको मिल गया, और वो व्यापार अपना करने लगा। अब व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे जो है अब सीधा प्रवेश कर गया कहाँ पे? राजनीति में। यानी कि आया था व्यापार करने, लेकिन क्या करने लगा? राजनीति करने लगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश का जो है शासन, ब्रिटिश लोग ही ना शासन कर रहे थे हमारे भारत देश पे, तो उन्हीं का शासन था। उनके बारे में हमको जानना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है एक, उसके तहत देखेंगे कि उसमें क्या क्या आपका हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले आप संवैधानिक इतिहास दिया है ना, हाँ इसमें लिखिएगा, संवैधानिक इतिहास में लिखिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज़ समझ में आ रहा है? ये संविधान का होता है। देखिए, कानून सीधा इसका मतलब है क्या? कानून से रहन सहन, तौर तरीके, जो आजकल आप खुद सामने देख भी रहे हो। जब दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, तो झगड़ा करने के बाद से पुलिस प्रशासन आती है कि नहीं यहाँ पे? तो किसके अकॉर्डिंग है? ये संविधान के तो अकॉर्डिंग है ना। उसी के अकॉर्डिंग जो भी सज़ा देना होगा वो देंगे आपके, ठीक है। जो वहाँ पे जज बैठा होता है, पूरा संविधान का एक एक भाग को जानता है। 395 अनुच्छेद है ना, 395 अनुच्छेद के बारे में वो जानता है, कौन सा अनुच्छेद किस पर लागू होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है देता है। 511 धारा है, 511 धारा में से कौन सी धारा इस पर बैठेगी, उस धारा के अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाएगी। तो 511 धारा भी है वहाँ पर, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग दे देता है। यही तो हमारा संविधान है आपका, ठीक है। तो संवैधानिक इतिहास में लिखिएगा, इसमें संवैधानिक इतिहास में लिखिए, लिखिए 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से पहले जो कुछ भी भारत में पहले
जो कुछ भी भारत में व्यवस्था प्रचलन में थी जिसके तहत इस देश को चलाया गया उसे संवैधानिक इतिहास कहते हैं। ठीक है, उसे संवैधानिक इतिहास कहते हैं। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमको जानना है। लेकिन अभी हेडिंग मत दीजिएगा, ठीक है, हेडिंग मत दीजिएगा, अभी हम कुछ लिखवाने वाले हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले जो है कुछ बात करेंगे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। किसके बारे में? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो आपको पता है कि वर्ष 1600 में, कितने में जी? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 में ही हुई थी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1600 में हुई थी। कब? 31 दिसंबर 1600 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई? स्थापना हुई। इसमें जो सदस्य थे वो आपके 24 लोग थे। कितने लोग थे? 24 लोग थे। ठीक है, इसको चार्टर एक्ट भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? चार्टर एक्ट। 1600 का जो चार्टर एक्ट है, जिसको चार्टर एक्ट को जो है हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राजलेख। क्या बोलते हैं इसको? राजलेख। इसको कहा जाता है राजलेख। क्या कहा जाता है? राजलेख। ठीक है, 1600 को जो है, हाँ बोलिए। 1600 चार्टर एक्ट का मतलब राजलेख होता है, ये इंग्लिश है चार्टर एक्ट। ठीक है, हाँ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? राजलेख बोलते हैं। के तहत जो है 31 दिसंबर 1600 को जो है 24 सदस्य सहित इसको क्या किया गया था? इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, कितने सदस्य थे इसमें? 24। और कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया था आपका लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। ठीक है, लंदन में इसकी स्थापना हुई थी 1600 में। 1600 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो है आपका 24 लोगों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, अभी लिख रही हैं जी? लिखी नहीं है क्या? इतना स्लो? लिखो। अब बोल दिए तो बंद कर दी, देख लो ना। हाँ, इन 24 सदस्यों को नाम देते हैं BOD। 24 सदस्यों को नाम क्या दिया जाता है? BOD। BOD का मतलब होता है बोर्ड ऑफ, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। इसका मतलब होता है संचालक। संचालक समझ रहे हैं? किसको कहा जाता है? हाँ, किसी व्यवस्था को जो चलाने वाला होता है वही क्या कहलाता है? संचालक कहलाता है। जैसे यहाँ के संचालक आपके कौन है? चंद्रशेखर सर जी। समझ रहे हैं ना? इन्हीं को बोला जाता है BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक या निदेशक मंडल। संचालक या निदेशक मंडल, जिसको बोलते हैं BOD। ठीक है, इनको नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? BOD नाम दिया गया था। उसके बाद से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। यानी कि जो पूर्वी देश थे, उन पूर्वी देशों में जो है इनको व्यापार करने की अनुमति क्या कर दी गई थी? दे दी गई थी। और कितने वर्षों तक? तो 15 वर्षों तक के लिए जो है 15 वर्ष के लिए इनको व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। किस देश में? पूर्वी देश में। ठीक है, पूर्वी देशों में जो है व्यापार करने की इनको अनुमति
मिल गई थी। आज जब अनुमति मिली तो उसके बाद से जो है 1608 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंस, नाम सुना है? कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है भारत आया था। कब आया था? 1608 में। कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है 1608 में, कितने में? 1608 में जो है ये भारत आया था। और भारत आने के बाद से, ठीक है, जैसे ये भारत आया तो आने के बाद जो है जहांगीर मुगल बादशाह, नाम सुना है इसका? आगरा में मुगल बादशाह एक था जिसका नाम था क्या? जहांगीर। आगरा, तो आगरा का लाल किला आप जानते हैं, ठीक है। तो जहांगीर जो था, जहांगीर के पास आया और जहांगीर से जो है इसने अनुमति मांगा क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। लेकिन जहांगीर ने इसे व्यापार करने से क्या कर दिया? हाँ, व्यापार को जो है व्यापार, भारत में व्यापार करने से इसने क्या कर दिया? मना कर दिया। क्योंकि अब तो भारत में आया है ना, तो भारत में सबसे पहले जो है 1608 इसमें विलियम हॉकिंस आया व्यापार के उद्देश्य से। लेकिन जैसे ही जहांगीर के पास गया तो जहांगीर ने उसको क्या कर दिया? मना कर दिया। फिर इसके बाद मना करने के बाद से एक और आते हैं 1615 में, ठीक है। लेकिन 1615 से पहले इसने सूरत में, सूरत कहाँ पे है? हाँ, सूरत जो है आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। और गुजरात में पहली इनकी व्यापारी कोठी थी। गुजरात में पहली इनकी व्यापारी कोठी थी। गुजरात के कहाँ पे? सूरत में। अब कब? ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं कि हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1613 में, कितने ईस्वी में? 1613 में जो है इनकी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी? सूरत में थी। और सूरत कहाँ पे है आपका? गुजरात में है। तो पहली व्यापारिक केंद्र या कोठी इसको बोलते हैं, केंद्र या क्या बोलते हैं? कोठी। तो केंद्र या कोठी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में की गई थी। सूरत कहाँ पे आपका? गुजरात में। तो ये हमको ध्यान रखना है। कितने ईस्वी में? 1613 में यहाँ पे स्थापित किया था अपना, ठीक है। उसके बाद से 1615 ईस्वी में एक नाम आएगा, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो। अब 1615 में ये आता है, सर थॉमस रो आता है। और ये भी आता है जहांगीर के पास, और ये भी इसके क्या मांगता है? अनुमति मांगता है व्यापार करने की। तो इसको अनुमति यहाँ क्या हो जाती है? मिल जाती है। सर थॉमस रो को अनुमति मिल जाती है। तो 10 जनवरी 1616 को जो है अजमेर के दुर्ग में, अजमेर कहाँ पे है बताइए? हाँ, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है ना? हाँ, अजमेर जो है आपका, एक न रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ, राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। अजमेर जो है आपका राजस्थान में है, ठीक है ना। तो तो व्यापार करने की अनुमति किसको मिली थी? सर थॉमस रो को मिली थी। कब मिली थी? तो ध्यान रखिएगा 10 जनवरी 1616 को। नहीं, हाँ, 10 जनवरी 1616 को। अरे वो नहीं, मैंने दिसंबर 1615 में तो आया था सर थॉमस रो। जब गया उसके यहाँ तो 10 जनवरी 1616 को जो उसे अनुमति मांगा व्यापार करने के लिए, तो उसने अनुमति इसको दे दी। तो 10 जनवरी 1616 को जो है दिया था, किसने? जहांगीर ने। और वो भी अजमेर में। अजमेर कहाँ पे आपका? राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ से मिल जाती है। मिलने के बाद मसूलीपट्टनम का नाम सुना है? हाँ, मसूलीपट्टनम, यहाँ पर भी इनका एक केंद्र था। मसूलीपट्टनम में भी इनका क्या था? एक केंद्र था। एक केंद्र तो सूरत में हो गया आपका, गुजरात में, और दूसरा मसूलीपट्टनम में है, ठीक है। मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? अरे अमरावती है ना? हाँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। हाँ, नई बनी है ये, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, आपका बोले हैं यहाँ पे जो है मसूलीपट्टनम, ठीक है।
या इसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं हम लोग, मछलीपट्टनम या क्या बोलते हैं, मछलीपट्टनम, ठीक है। हाँ, मछलीपट्टनम भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे इनका दूसरा दक्षिण भारत का प्रथम व्यापारिक केंद्र, ये दक्षिण भारत का प्रथम व्यापारिक केंद्र था।